सोचिए, महीनों की कड़ी मेहनत, हजारों कप कॉफी। हाँ, और अनगिनत रातों की नींद कुर्बान करना। बिल्कुल। ये सब करके एक डिजाइन टीम ने एक परफेक्ट चमकती हुई मोबाइल ऐप लॉन्च की। एकदम पिक्सल परफेक्ट लेआउट और मक्खन जैसे स्मूथ एनिमेशन के साथ। हाँ, लेकिन 2 साल बाद जब उसी ऐप का कोड दोबारा खोला जाता है तो एक भयानक सच सामने आता है। भयानक सच। हाँ, मतलब उस ऐप में नीले रंग के 15 अलग अलग शेड्स मौजूद हैं। 8 अलग अलग फॉन्ट्स स्क्रीन पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अरे बाप रे। और बटन्स इतने छोटे हो चुके हैं कि उन पर क्लिक करना किसी जंग जीतने जैसा लगता है। वो खूबसूरत डिजाइन अब एक कचरा घर बन चुका है। ये तो हर डिजाइनर का सबसे बुरा सपना है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है, और सबसे जरूरी बात, इससे कैसे बचा जा सकता है? आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। और ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत खास है जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। सही कहा, जो डिजाइन की दुनिया को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं। तो आज हम जिस किताब का विश्लेषण कर रहे हैं उसका नाम है यूआई डिजाइन। और हम विशेष रूप से इसके चैप्टर 27 यूआई ऑडिट पर गहराई से बात करेंगे। क्योंकि एक बेहतरीन डिजाइन बनाना एक बात है, लेकिन उसे लंबे समय तक सही बनाए रखना बिल्कुल अलग बात है। एकदम सही। और ये डिजाइन की दुनिया का वो कड़वा सच है जिस पर अक्सर तब तक बात नहीं होते जब तक पानी सिर के ऊपर से न गुजर जाए, है ना? हाँ, किसी भी मौजूदा प्रोडक्ट को रीडिजाइन करने या उसमें कोई नया फीचर जोड़ने से पहले यूआई ऑडिट सबसे पहला और सबसे अहम कदम होता है। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब मुझे हमेशा से लगता था कि यूआई ऑडिट का मतलब है कि मार्केट में जो नया ट्रेंड चल रहा है, जैसे आजकल डार्क मोड या ग्लास मॉर्फिज्म का चलन है। हाँ वही। तो मुझे लगता था कि इन ट्रेंड्स को अपनी पुरानी ऐप पर चिपका देना ही ऑडिट है। क्या ऑडिट का मतलब डिजाइन को आज के जमाने के हिसाब से कूल बनाना नहीं है? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। और सच कहूं तो इसी सोच की वजह से कई डिजाइन प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। अच्छा? हाँ, ऑडिट का काम मौजूदा डिजाइन ट्रेंड्स की नकल करना बिल्कुल नहीं है। ट्रेंड्स तो बहुत जल्दी बदलते हैं ना। आज जो चीज कूल है कुछ महीनों में वो पुरानी हो जाएगी। ये बात तो है। ऑडिट का असली लक्ष्य बहुत ही बुनियादी चीजों की जांच करना है, जैसे आपकी कंसिस्टेंसी, रीडेबिलिटी, कलर्स और एक्सेसिबिलिटी। मतलब सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं बल्कि डिजाइन की नींव चेक करना। बिल्कुल। यहाँ तक कि अगर कोई डिजाइन किसी डिजाइनर ने खुद भी बनाया है तो हर कुछ महीनों में उसका ऑडिट करना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रोडक्ट में डिजाइन डेट इकट्ठा हो जाता है। डिजाइन डेट, ये शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे बैंक से लिया गया कोई भारी कर्ज हो जिसका ब्याज चुपचाप पीछे से बढ़ता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। इसको ऐसे समझो जैसे एक कार की रेगुलर सर्विसिंग। ओह, दिलचस्प एनालॉजी है। अगर आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो शुरुआत में तो गाड़ी एकदम अच्छी चलेगी। हाँ, लेकिन धीरे धीरे अंदर की छोटी कमियां एक दिन इंजन की बड़ी खराबी बन जाएंगी। एकदम सटीक। डिजाइन में ये छोटी कमियां ही डिजाइन डेट है। अलग अलग समय पर अलग अलग डेवलपर्स ऐप में छोटे छोटे बदलाव करते हैं। एक नया बटन जोड़ दिया, एक नया पॉपअप लगा दिया। और समय के साथ ये छोटी छोटी चीजें मिलके डिजाइन के पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर देती हैं। बिल्कुल। तो क्या क्वालिटी एश्योरेंस मतलब QA का काम यही बीमारी पकड़ना है? मैंने देखा है कि अक्सर डिजाइनर्स और डेवलपर्स के बीच इस बात पर बहस होती है कि डिजाइन फाइल में तो ऐसा नहीं था, ये कोड होने के बाद ऐसा क्यों दिख रहा है? हाँ, ये बहस तो हर टेक कंपनी की रोज की कहानी है। QA यानी क्वालिटी एश्योरेंस का मुख्य लक्ष्य ही ये चेक करना है कि जो शुरुआती डिजाइन बना था क्या वो कोड होने के बाद तैयार हुए प्रोडक्ट से सच में मेल खाता है या नहीं। लेकिन कई बार इसे इग्नोर कर दिया जाता है ना? हाँ, अक्सर टीमें QA को एक उबाऊ काम समझकर अंत में जल्दबाजी में निपटा देती हैं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि डिजाइन डेट बहुत ही खामोशी से बढ़ता है। और सबसे आम UI की समस्याएं अक्सर वो होती हैं जिन्हें ठीक करना सबसे आसान होता है। बस उनके लिए सही समय पर QA के लिए समय निकालना जरूरी है। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है कि जो समस्याएं बाहर से बहुत बड़ी लगती हैं उनकी जड़ें अक्सर बहुत छोटी होती हैं और उन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि एक डिजाइनर इस प्रोसेस या ऑडिट की शुरुआत कहाँ से करें? क्या सबसे पहले ऐप के कलर्स और फॉन्ट्स को बदलना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग चूक जाते हैं।
डिजाइन बदलने से पहले हमें एक डिटेक्टिव बनना पड़ता है। डिटेक्टिव? हाँ, किताब का नियम बहुत स्पष्ट है, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, यानी सब कुछ दर्ज करने की कला। अच्छा। सबसे पहला कदम ये है कि प्रोडक्ट की सभी स्क्रीन्स और इंटरैक्शंस को डॉक्यूमेंट किया जाए। रुको, एक पूरी ऐप की हर एक स्क्रीन, हर एक एरर मैसेज और हर छोटे से पॉपअप को डॉक्यूमेंट करना? हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत ही भारी काम लगता है, मतलब एकदम थका देने वाला। क्या हम सिर्फ मुख्य स्क्रीन्स या सबसे बड़ी गलतियों पर फोकस करके इस प्रोसेस को थोड़ा छोटा नहीं कर सकते? ये सवाल स्वाभाविक है और पहली बार में ये काम पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन बिना हर चीज को गिने, जैसे कितने फॉन्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, कितने रंग मौजूद हैं, ग्रिड के मार्जिन क्या हैं, आप डिजाइन की असली बीमारी को कभी नहीं पकड़ सकते। तो मतलब शॉर्टकट नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर जांच सिर्फ मुख्य स्क्रीन्स तक सीमित रहेगी तो सिर्फ लक्षण दिखाई देंगे, असली कारण नहीं। जब तक हर एक इंटरफेस एलिमेंट को गिनकर उसका विश्लेषण नहीं किया जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डिजाइन कितनी बार और कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है। समझ गया। इसका मतलब है कि समस्या की बिल्कुल जड़ तक जाना होगा। लेकिन ये काम किसी एक डिजाइनर के लिए तो महीनों का हो सकता है। इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? एक से भले तो? हाँ, जब कई लोगों की नजरें एक ही डॉक्यूमेंट पर पड़ती हैं, तो वो ऐसी कमियां भी पकड़ लेते हैं जो एक अकेले व्यक्ति की नजरों से आसानी से बच सकती हैं। सबका नजरिया मिलने से ही बेहतर तस्वीर सामने आती है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें डिजाइन के डीएनए की जांच करनी होगी। और अगर डिजिटल प्रोडक्ट की डीएनए की बात करें तो टाइपोग्राफी और कलर्स उसके सबसे अहम हिस्से होते हैं। बिल्कुल। किताब में एक उदाहरण दिया गया है जिसे पढ़कर मैं सच में हैरान रह गया। एक ही लॉगिन स्क्रीन पर 8 अलग-अलग फॉन्ट स्टाइल्स। ये तो पूरी तरह से अराजकता है। दुर्भाग्य से ये बहुत आम बात है। इसे डिजाइन की भाषा में कॉग्निटिव लोड बढ़ाना कहते हैं। कॉग्निटिव लोड? हाँ, जब अलग-अलग समय पर काम करते हुए लोग नए-नए फॉन्ट स्टाइल्स जोड़ते जाते हैं तो यूजर का दिमाग ये समझने में उलझ जाता है कि कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो नियम क्या कहता है? नियम ये है कि एक स्क्रीन पर 3 या 4 से ज्यादा फॉन्ट स्टाइल्स नहीं होने चाहिए। इससे ज्यादा होने पर यूजर के दिमाग को उसे प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा और समय लगता है। लेकिन एक बात बताइए, जब 8 अलग-अलग फॉन्ट्स ऐप में घुस चुके हैं तो ये कैसे तय किया जाए कि किसे रखना है और किसे हटाना है? क्या इसका कोई लॉजिकल तरीका है या बस अंदाजे से काम लेना है? यहाँ अंदाजा नहीं बल्कि गणित और स्प्रेडशीट्स काम आते हैं। स्प्रेडशीट्स डिजाइन में? हाँ, किताब एक बहुत ही शानदार और व्यवस्थित तरीका बताती है। एक स्प्रेडशीट बनाएं, उसमें सभी फॉन्ट स्टाइल्स को एक कॉलम में लिखें और दूसरी तरफ ये लिखें कि वे पूरे प्रोडक्ट में कितनी बार इस्तेमाल हुए हैं। ओह, तो पूरा डेटा सामने आ जाएगा। बिल्कुल। जो स्टाइल्स बहुत रेयर हैं यानी कम इस्तेमाल हुए हैं, उन्हें डिजाइन से हटा देना चाहिए और उनकी जगह उन कॉमन फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो ज्यादा जगहों पर पहले से मौजूद हैं। वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। मतलब भावनाओं में बहकर फॉन्ट्स नहीं चुनने बल्कि डेटा के आधार पर फैसला लेना है। सही कहा। और यहीं पर रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल करने का सिद्धांत काम आता है। टाइपोग्राफी के मामले में लेस इज मोर का नियम लागू होता है। लेस इज मोर। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि इंटरफेस में एक टेक्स्ट लिंक है। अगर उस टेक्स्ट लिंक के नीचे की अंडरलाइन को हटा दिया जाए तो वो एक बटन लेबल के तौर पर भी काम कर सकता है। हाँ, क्योंकि दोनों का काम तो एक ही है, यूजर को क्लिक करने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल। तो फिर दोनों के लिए अलग-अलग स्टाइल्स क्यों बनाए जाएं? सही बात है। और यहीं से मुझे एक और बड़ी समस्या याद आ रही है, रंगों का जाल। मुझे लगता है कि कलर्स के साथ भी डिजाइनर्स यही खेल करते हैं। हम बिना सोचे समझे नए रंग जोड़ते जाते हैं और फिर अचानक से ऐप में नीले रंग के अनगिनत शेड्स पैदा हो जाते हैं। हाँ, तो रंगों के इस जाल से कैसे बचे? रंगों का जाल और भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसका सीधा असर ब्रांड की पहचान पर पड़ता है। इसीलिए ऑडिट में कलर पिकर टूल का इस्तेमाल करके हर बैकग्राउंड, बटन, टेक्स्ट और बॉर्डर का रंग चेक करना चाहिए। अक्सर डिजाइन में बिना वजह कई फालतू रंग आ जाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। तो क्या इसका भी स्प्रेडशीट वाला ही समाधान है? हाँ, स्प्रेडशीट जरूरी है, लेकिन रंगों के मामले में एक अहम टिप ये है कि किसी भी रंग को हटाने से पहले ये सोचें
कि क्या उस रंग का कोई खास मकसद है। मकसद जैसे कि? अगर वो रंग यूजर को कोई खास जानकारी दे रहा है, जैसे लाल रंग एरर दिखाने के लिए या हरा रंग सफलता के लिए, तो उसे रखना जरूरी है। अच्छा, और अगर डिजाइन में और शेड्स की जरूरत हो तो कलर पैलेट से कोई नया रंग चुनने के बजाय अपने मौजूदा बेस कलर की ब्राइटनेस कम या ज्यादा करके नए वेरिएंट्स बनाने चाहिए। मतलब अगर मेरा बेस कलर नीला है तो मैं नया रंग खोजने के बजाय उसी नीले रंग में ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लूं। सही कहा। जैसे बेस कलर में ब्राइटनेस बढ़ा दी या घटा दी, इससे पूरा इंटरफेस बहुत कंसिस्टेंट लगता है और अलग-अलग रंगों का शोर कम हो जाता है। चलिए, हम रंगों और फॉन्ट्स की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार डिजाइन फिर भी बिखरा हुआ लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद उस डिजाइन का कंकाल मतलब उसका स्ट्रक्चर ही टेढ़ा हो चुका होता है। बिल्कुल। फॉन्ट्स और कलर्स के बाद डिजाइन के ढांचे यानी ग्रेड, लेआउट और ऑब्जेक्ट्स के आकार की बारी आती है। तो स्ट्रक्चर को कैसे ठीक किया जाए? अगर किसी प्रोजेक्ट में 12 कॉलम का ग्रिड इस्तेमाल हुआ है तो ऑडिट के दौरान उसे हर स्क्रीन पर अप्लाई करके देखना होता है। ये चेक करना होता है कि कौन से एलिमेंट ग्रिड की लाइनों से बाहर जा रहे हैं। और मोबाइल ऐप्स के लिए तो ये और भी नाजुक मामला है ना। हाँ। किताब में बेस मार्जिन का जिक्र है, जैसे 16, 20 या 24 पिक्सल। हाँ। और ये भी बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि मोबाइल में किनारों से 16 पिक्सल से कम का मार्जिन कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? ये 16 का ही नंबर क्यों इतना खास है? ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। मोबाइल स्क्रीन पर 16 पिक्सल का मार्जिन इंसान के अंगूठे के साइज और स्क्रीन के किनारे पर टैप करने की सुविधा को ध्यान में रखकर तय किया गया है। ओ, तो ये एर्गोनॉमिक्स से जुड़ा है। हाँ, अगर मार्जिन इससे कम होगा तो उंगलियों को स्क्रीन के बिल्कुल किनारे तक जाना पड़ेगा, जो शारीरिक रूप से असुविधाजनक है। और अगर स्पेसिंग कम होगी तो यूजर का अंगूठा गलत बटन पे क्लिक कर देगा, जिससे उसे चिड़चिड़ाहट होगी। इसे कहते हैं असली डिजाइन साइंस। सही कहा। अच्छा, शेप्स के बारे में क्या ख्याल है? जैसे ऑब्जेक्ट्स की गोलाई या बॉर्डर रेडियस, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्म फील्ड्स के बॉर्डर की चौड़ाई और गोलाई आपके आइकन्स की गोलाई से मैच होनी चाहिए। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक और जगह है जहां डिजाइन डेट बहुत आसानी से छुप जाता है। अगर एक गोल टेक्स्ट फील्ड बनाया गया है तो उसके अंदर नुकीले या चौकोर आइकन्स बिल्कुल अजीब लगेंगे। हाँ, एक गोल टेक्स्ट फील्ड के साथ हमेशा गोल आइकन्स ही अच्छे लगते हैं। और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स के साइज का भी ध्यान रखना होता है। बटन्स और फॉर्म फील्ड्स की ऊंचाई पूरे प्रोजेक्ट में एक जैसी होनी चाहिए। जो एलिमेंट्स बहुत छोटे हैं उन्हें ढूंढना सबसे जरूरी है ना? बिल्कुल। डेस्कटॉप पर 20 पिक्सल से कम और फोन पर 40 पिक्सल से कम साइज का कोई भी क्लिक करने वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और जब हम यूजर्स के आराम की बात कर रहे हैं तो डिजाइन को सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जो पूरी तरह से सक्षम हैं। सही बात है। हमें हर तरह के यूजर का ध्यान रखना चाहिए। यहीं से हम पहुंचते हैं अपने अगले पड़ाव पर, एक्सेसिबिलिटी टेस्ट। मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा है। दुर्भाग्य से ऐसा ही है। जब फॉन्ट्स और कलर्स फाइनल हो जाएं, तब एक्सेसिबिलिटी की जांच होनी चाहिए। हमें WCAG रूल्स का सख्ती से पालन करना चाहिए। एक सेकंड, जो लोग इस फील्ड में नए हैं उनके लिए ये WCAG क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। आसान भाषा में कहें तो WCAG यानी वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस इंटरनेट का वो नियम है जो ये तय करता है कि कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हर इंसान के इस्तेमाल के लायक हो। मतलब चाहे उसकी देखने या समझने की क्षमता कैसी भी हो। बिल्कुल। इसके लिए डिजाइन टूल में कॉन्ट्रास्ट चेकर प्लगइन का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो यूजर स्क्रीन देख ही नहीं सकते उनके लिए ये कैसे काम करता है? ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोड किए गए डिजाइन में हर इमेज का एक ऑल्ट टेक्स्ट मतलब ALT टेक्स्ट हो। साथ ही फॉर्म्स में लेबल्स होने चाहिए ताकि वॉइस इंटरफेस उन्हें समझ सके। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। अक्सर डिजाइनर्स ये शिकायत करते हैं कि एक्सेसिबिलिटी के सख्त नियम डिजाइन की खूबसूरती को खत्म कर देते हैं। क्या ऐसा सच में? ये एक बहुत ही आम चिंता है, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो एक्सेसिबिलिटी और खूबसूरती एक साथ चल सकते हैं। जो चीजें सिर्फ सजावट के लिए हैं, जिन्हें हम नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे बैकग्राउंड में हल्की ओपेसिटी वाले डिजाइन या सॉफ्ट शैडो। हाँ, अगर वे यूजर को जानकारी समझने में बाधा नहीं डाल रहे हैं तो उन सजावटी ऑब्जेक्ट्स का कॉन्ट्रास्ट कम हो सकता है। अच्छा, तो वहाँ थोड़ी आजादी है। हाँ, ये छूट केवल तब है जब डिजाइन की हायरार्की बिल्कुल साफ हो। ये एक बहुत ही शानदार संतुलन है। अब इस पूरे UI ऑडिट प्रोसेस का खुद के करियर पर क्या असर पड़ता है?
खुद के डिजाइन का ऑडिट करना जूनियर डिजाइनर्स के लिए अपने कमजोर पहलुओं को पहचानने का एक शानदार तरीका है। मतलब अपनी गलतियां खुद पकड़ना। हाँ, इससे भविष्य के डिजाइन्स के लिए अच्छी आदतें बनती हैं। और मुझे लगता है कि एक सरल ऑडिट चेकलिस्ट बनाकर स्टेक होल्डर्स और प्रोडक्ट ओनर्स को कमियां दिखाना और उन्हें सुधारने के लिए मनाना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, और पूरी तरह से लागू हो चुके प्रोडक्ट के ऑडिट में हमेशा एक डेवलपर को टीम का हिस्सा बनाना चाहिए। टीम वर्क बहुत जरूरी है। तो आज की इस गहरी चर्चा से हमने ये समझा कि यूआई ऑडिट किसी भी डिजाइन की सेहत को लंबे समय तक बनाए रखने का एक सिस्टम है। हाँ, और हमने देखा कि कैसे हम यूआई को इतना सिस्टमैटिक और गणितीय बना रहे हैं। ग्रिड्स, कॉन्ट्रास्ट रूल्स और फॉन्ट्स की स्प्रेडशीट। और यहीं से मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, हम यूआई को इतना सिस्टमैटिक और गणितीय बना रहे हैं, तो क्या भविष्य में एआई पूरी तरह से यूआई को ऑडिट कर लेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर सजावटी एलिमेंट्स और मानवीय अनुभव, मतलब ह्यूमन इंट्यूशन को समझने के लिए हमेशा एक इंसान की जरूरत पड़े भी? तकनीक बदल रही है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को समझना अभी भी इंसान के ही हाथ में है। बिल्कुल। और अगर आप इस विषय को और भी गहराई से समझना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। किताब का नाम है डिजाइन यूजर इंटरफेस और इसका लिंक है https://forceacademy.gumroad.com/uibook। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए किताब के लिंक के QR कोड को स्कैन करके इस किताब को खरीद सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही और भी गहराई से भरी टेक्निकल डिजाइन ब्रेकडाउन्स और अपने करियर को मजबूत बनाने वाले करियर बिल्डिंग कंटेंट के लिए हमें जरूर फॉलो करें। बिल्कुल। मिलते हैं अगली गहरी चर्चा में।